नमस्कार दोस्तों। आप बहुत सारे गैंगस्टर माफिया के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स डीलर माफिया के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि ज्ञान सुबह के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से बहुत कम लोग ही पाब्लो एस्कोबार के बारे में जानते होंगे। पाब्लो एस्कोबार जुर्म की दुनिया का वो बेताज बादशाह था जिसने पुलिस से बचने के लिए पाब्लो परिवार समेत ठंडी जगह छुपा हुआ था। वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी थी और उसकी बेटी का तापमान गिरता जा रहा था। बेटी को गर्म रखने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने 13 करोड़ से ज़्यादा रुपए के नोटों को जला दिया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा उसके पास इतना पैसा था कि वो एक साल में 3 लाख रुपए की रबर बैंड खरीदता था जिसे वो नोटों की गड्डियों के लिए इस्तेमाल करता था। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में हुआ था। वह अपने 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। तब उसकी उम्र केवल 10 वर्ष थी। 10 वर्ष की उम्र में ही उसने अपहरण, फिरौती जैसे कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। पाब्लो एक चालबाज के रूप में आगे बढ़ता रहा और उसने पैसा कमाने के लिए वह सब कुछ करना शुरू कर दिया जो वह कर सकता था। अपने गिरोह के साथ छोटे छोटे घोटाले करने से लेकर वर्जित सिगरेटों और नकली लॉटरी टिकटों को बेचने, यहाँ तक कि उसने बैंक से बाहर आते हुए लोगों से नकदी लूटना भी शुरू कर दिया था। एक बार सरकार ने पाब्लो एस्कोबार को 18 किलो कोकीन के साथ पकड़ लिया, लेकिन पाब्लो ने जज को खरीदने की कोशिश की। जब जज नहीं बिका तो पाब्लो एस्कोबार ने उसे बड़े ही बेरहम तरीके से मरवा दिया, जिसके कुछ समय बाद सरकार ने यह केस वापस ले लिया। टीएनएच के आखिर दौर में उसके अपराध गंभीर होने लगे, जैसे गांजे की सप्लाई, बैंड, सिगरेट और फर्जी लॉटरी टिकट बिक्री और कारों की चोरी। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में उसकी पहचान एक चोर और बॉडीगार्ड की थी। 20 से 21 की उम्र में उसने किडनैपिंग में हाथ डाला। अपने होम टाउन मेडेलिन से उसने एक मालदार एग्जीक्यूटिव को अगवा किया और उससे $1 लाख की फिरौती हासिल की। आज के जमाने में इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए के बराबर है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका अगला कदम था बहु करोड़पति एवं प्रतिबंधित तस्कर अलवारो के प्रोटो के लिए काम करते हुए 1 करोड़पति बनना। अपने समर्पण और छल के जरिए पाब्लो उस समय तक 22 वर्ष की उम्र में ही 1 करोड़पति बन गया था। अपनी 25 साल की उम्र तक पाब्लो एस्कोबार अमेरिका में 80% कोकीन अकेला सप्लाई करता था। उसने कोकीन की सप्लाई करने के लिए 15 हवाई जहाज और 6 हेलीकॉप्टर खरीदे, जिसके लिए वह पायलट को एक रूट के लिए 5 करोड़ रुपए देता था। एक फ्लाइट में 5 से 11 टन कोकीन स्मगल की जाती थी। एक उड़ान पर वह $5 लाख से ज्यादा कमाता था। इस तरह पाब्लो एस्कोबार के पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया जिसे वह बैंक में नहीं रख सकता था, इसलिए वह पैसे बड़े गोदामों में जमा करता था, जिनमें से प्रति वर्ष 10% रद्दी के रूप में नष्ट होता रहा। पैसा इतना ज्यादा हो गया था कि अब रात में चूहे नोटों पर सैर करते थे और $100 की नोटों को कुदर देते थे। धंधे के चरम पर उसने एक दिन में $60 मिलियन बनाए थे। आज के दौर के हिसाब से एक दिन में करीब 400 करोड़ रुपए। 1975 में 25 साल की उम्र में उसने मेडलिन के सबसे बड़े माफिया फेबियो रेस्ट्रेपो के साथ कोकीन की डील करनी चाहिए, लेकिन इसी मुलाकात में उसने ड्रग माफिया की हत्या कर दी और नशे के कारोबार में घुस गया। एस्कोबार ने रेस्ट्रेपो के संगठन को संभाला और उसके कारोबार पर विस्तार करते हुए अपना पूरा नियंत्रण कर लिया। मार्च 1976 में 26 साल की उम्र में एस्कोबार ने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली। मारिया उससे 2 बच्चे हुए जिनका नाम जुआन, पाब्लो और मैनुएला था। उसके क्राइम का अपना अंदाज था। सरकारी अफसरों के लिए पॉलिसी साफ थी, मेरी रिश्वत खाओ या मेरी गोली। लोग कहते थे कि अगर वह आपको रिश्वत नहीं खिला पाया तो यकीनन आपको मार देगा। हजारों अफसर मारे गए, हजारों मालामाल हो गए। एस्कोबार को कुल मिलाकर करीब 4 से 5 हजार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। 1989 फोर्ब्स की एक मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार पाब्लो एस्कोबार दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था। इसके अलावा पाब्लो एस्कोबार का एक दूसरा रूप भी था। पाब्लो ने कोलंबिया में बहुत सारे अस्पताल, स्कूल और चर्च बनवाए, जिसके लिए बहुत सारे लोग पाब्लो एस्कोबार को रॉबिन हुड मानते थे। दोस्तों, पाब्लो लोगों में इतना चर्चित हो गया था कि 20 से 25 साल की उम्र के लड़के पाब्लो एस्कोबार के एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। उसने गरीबों के लिए घर बनाने और दूसरी नागरिक गतिविधियों के लिए खूब पैसे बांटे। गरीब उसे अच्छा आदमी मानते थे। एक बार तो एस्कोबार ने कोलंबिया की सरकार पर जो कर्ज था वह सारा कर्ज उतारने की बात भी कही, मगर शर्त यह थी कि उस पर चल रहे सभी केस खारिज किए जाएं। प्रत्यार्पण से बचने के लिए एस्कोबार ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन वह अपनी बनाई हुई जेल में ही रहेगा, जिससे वह कभी भी आ जा सकता है और जेल से में ही रहकर अपने गैर कानूनी कामों को अंजाम देगा। पाब्लो को सबसे ज्यादा डर प्रत्यार्पण से लगता था। उसे डर था कहीं उसे अमेरिका को प्रत्यार्पित न कर दिया जाए। इससे बचने के लिए उसने कोलंबिया सरकार के करीब 6,500 करोड़ का लोन दिया था। इसके बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति ने पाब्लो को रॉबिन हुड भी कहा
था। 1991 में पाब्लो एस्कोबार के इशारे पर 25,000 मौतें हुई थी। फिर 1992 में 2700 कत्ल पाब्लो के इशारे पर हुए थे, जिसके बाद कोलंबिया की सरकार ने एक्शन लिया और 600 माफिया को मार दिया। 3 दिसंबर 1993 को सभी न्यूज चैनल, अखबार और रेडियो पर सिर्फ और सिर्फ पाब्लो एस्कोबार का नाम चल रहा था। न सिर्फ कोलंबिया में बल्कि पूरी दुनिया में इस बात से हैरानी हो गई थी कि ड्रग्स की दुनिया का बदनाम बादशाह पाब्लो एस्कोबार मारा गया। इस घटना से पहले 1 दिसंबर को ही पाब्लो अपना जन्मदिन मनाया था और 2 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। पाब्लो की लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसे मारने वाले पुलिसकर्मी उसकी लाश के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये शख्स उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा और खूंखार ड्रग्स तस्कर था। खोजी बालों के अनुसार उस दिन भी वो आम दिनों की तरह कैसत था। आसपास के फोन ट्रेस पर थे। तभी पुलिस एक जानी पहचानी आवाज़ सुनती है। वह आवाज़ सुनते ही उन्हें पता चलता है कि यह पाब्लो एस्कोबार की आवाज़ है। पाब्लो अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रहा था। टीम को मौका मिल गया था। पाब्लो के फ़ोन की लोकेशन खोजा जाने लगा। सभी सेनाओं को संदेश दिया गया, पाब्लो को पकड़ने के लिए तैयार रहे। कुछ ही देर में पुलिस मेंडेलिन के उस घर के सामने खड़ी थी जहाँ से फ़ोन के सिग्नल आ रहे थे। इससे पहले भी कोलंबिया की पुलिस पाब्लो को पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी, मगर हर बार पाब्लो बच निकलता था। हालांकि सबको उम्मीद थी कि शायद इस बार भी उसकी किस्मत थोड़ी अलग हो। पुलिस ने देखा कि पाब्लो बिल्डिंग की पहली मंजिल पर पर्दों के पीछे खड़ा था। पुलिस ने घर को घेर कर तुरंत ही हमला कर दिया। पुलिस जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंची, पाब्लो और उसके एक अंगरक्षक ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। गोलियों की इस बरसात का फायदा उठाकर पाब्लो ने भागने की कोशिश की। वह तुरंत ही छत की ओर चला गया। पाब्लो को लगा कि इस बार भी वह पुलिस के शिकंजे से बच जाएगा, मगर तभी पुलिस की गोली आकर उस पर लगी। कहते हैं कि गोली लगने के साथ ही पाब्लो जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। और इस तरह से अपराध के एक युग का अंत हो गया। दोस्तों, अधर्म का आरंभ चाहे कितना भी विशाल और बलशाली क्यों न हो, उसका विनाश ही होता है।